धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। नतीजे आने के बाद भी खामोश हैं नीतीश कुमार। इस बात को लेकर सबसे पहले अगर कोई पत्रकार सामने आए थे तो वो थे ओम प्रकाश अश्क जी। उसके बाद तमाम न्यूज़ चैनल पर इसी खबर को चलाया जाने लगा, पूछा जाने लगा कि आखिर जीत के बाद भी नीतीश कुमार क्यों खामोश हैं। तो उन्हीं ओम प्रकाश अश्क जी से दोबारा बिहार की अभी की हाल की स्थिति पर बात करने जा रहा हूं। कल आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर ग्रांड शो आयोजित किया गया, भाजपा की तरफ से किया गया, जेडीयू उसमें शामिल नहीं था। दिल्ली के अंदर हो सकता है जेडीयू के नेता हों, उनको बुलाया नहीं गया या वो नहीं आए, लेकिन भाजपा ने उसे सिर्फ अपना शो बना के रखा। यह अलग बात है, बिहार धन्यवाद का उसको नाम दिया। वहां से प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि नीतीश कुमार ही अगले सीएम होंगे। उससे कुछ ही देर पहले, हो सकता है तय हुआ होगा, प्रधानमंत्री भाषण देने जा रहे हैं उससे पहले आप ट्वीट कर दीजिए। ट्वीट कर दिया नीतीश कुमार ने, आभार जताया बिहार की जनता का। कैसे देखा और समझा जा सकता है? और क्या नीतीश कुमार सीएम बनने जा रहे हैं या बनाए जा रहे हैं, या और जो ओवरऑल स्थिति उभर रही है, महागठबंधन क्या करने जा रहा है, जो बार बार काउंटिंग पर सवाल उठा रहा है और कह रहा है रिकाउंटिंग होनी चाहिए। और इसके अलावा एक पहलू और भी है, क्या जेडीयू को मुसलमानों ने हरा दिया है? क्योंकि कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट उसका जीत के नहीं आया है। इन्हीं पहलुओं के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, हमें एक बार फिर से वक्त देने के लिए। चलिए, धन्यवाद। आपकी वो लाइन बड़ी हिट हो गई है कि नतीजे आने के बाद भी नीतीश कुमार खामोश हैं। खामोश, निश्चित तौर पर खामोश रहे, और हमको लगता है कि 24-36 घंटे वो खामोशी में ही पड़े रहे। और कल शाम जाके उन्होंने ट्वीट किया कि जनता का आभार, और जो फॉर्मेलिटी होती है जो उनको पहले दिन डे वन जिस दिन परिणाम आया उसी दिन वो कर देना चाहिए था, कि जो भी जनादेश है हम उसका स्वागत करते हैं, हमने अपने काम के नाम पर वोट मांगा और आपने जैसा किया वैसा किया। लेकिन ये फॉर्मेलिटी, ये औपचारिकता पूरी करने में उनको 24 घंटे लग गए। 24 घंटे बाद उनकी जुबान खोली और उन्होंने एक ट्वीट करके ये बात कही। क्या उन्हें डर था कि वो पहले से ट्वीट कर देंगे तो कुछ भाजपा वाले कूद पड़ेंगे कि हमारे ज़्यादा विधायक आए हैं, मुख्यमंत्री हमारा बनेगा? तो नीतीश कुमार को लगता था कि उस दौरान उनकी बेइज्जती हो जाएगी, या उनको लगा कि अब तो प्रधानमंत्री की तरफ से इंश्योरेंस मिल चुका है, अब लिखने में, ट्वीट करने में कोई दिक्कत नहीं है? क्या दिक्कत थी? देखिए, वो कूद फांद तो हो ही रही थी, बीजेपी की ओर से कूद फांद तब भी हो रही थी, अब भी हो रही है और आगे भी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैंने पहले दिन भी कहा था कि बीजेपी के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है या उसकी सबसे बड़ी जो मजबूरी है जी, वो अपने अपने दम पर अभी कुछ भी कर पाने की स्थिति नहीं है। जोड़ तोड़ के हिसाब से भी देखें तो वो दूसरे किसी को भी तोड़ के अपने साथ लेके सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। इसलिए अंततः उसको नीतीश कुमार की शर्तों पर चलने की मजबूरी होगी। और इन शर्तों के बारे में कि नीतीश की शर्तें क्या हो सकती हैं, बीजेपी पहले से भी समझ रही थी। शायद यही वजह थी कि पहले ही प्रधानमंत्री या अमित शाह ने कह दिया था कि अगर हमारी ज्यादा सीटें आती हैं बीजेपी की और जेडीयू की कम सीटें आती हैं, फिर भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है। अब पेंच जहां फंसा था कि चिराग पासवान को लेके, जी, चिराग पासवान के प्रति जो सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी का रहा और जिसकी वजह से बड़ा नुकसान, लगभग 2 दर्जन 2.5 दर्जन सीटों पर, अगर सुशील मोदी की माने तो 30 सीटों पर नुकसान पहुंचा, 23 सीटों पर, सॉरी, 23 सीटों पर चिराग पासवान की वजह से जेडीयू हार गया है। जी, तो अगर ये 23 जोड़ दें तो 43, 20, 63, 3, 66, 33, मैं 23 बोल गया था, 33, ये लगभग 70, 72, 75 के आसपास जाता। जी, तो ये बीजेपी के लोग भी मान रहे हैं कि चिराग पासवान ने नुकसान पहुंचाया, जो कल सुशील मोदी ने ऐसा ट्वीट किया। यानी अब जिन शर्तों पर अड़े हुए थे नीतीश कुमार कि चिराग पासवान के बारे में स्टैंड क्लियर कीजिए, जी, उनको केंद्र में कोई बर्थ मत दीजिए, जी, उनको एनडीए से क्लियर कट बाहर कीजिए, जी, तो इन शर्तों को, मुझे जो अनुमान है कि इन शर्तों के मान जाने के बाद जो बीजेपी मान गई होगी, उसके बाद ही इन्होंने अपनी जुबान खोली और आभार और धन्यवाद और प्रधानमंत्री से लेके जनता तक का उन्होंने प्रकट किया। और आज ताजा सूचना ये मिल रही है कि अब वो राजी हो गए हैं
सीएम बनने जा रहे हैं और 16 तारीख को संभवतः वो शपथ भी लेंगे। 16 तारीख को संभवतः वो शपथ लेंगे, लेकिन आपने आज फिर एक बड़ा धमाका कर दिया। आपने अंदर की बात बताई है कि नीतीश कुमार को जो 24 घंटे का वक्त लगा वो इसलिए कि उन्होंने पहले चिराग पासवान को एनडीए से बाहर करवा दिया, और जब ये उनको आश्वासन मिल गया भाजपा की तरफ से तभी उन्होंने जो है ट्वीट करके बधाई दी है। ये एक बार फिर स्पष्ट करेंगे आप, ऐसा ही बोल रहे हैं ना सर? मैं यही अनुमान लगा रहा हूं जो कि अंदर की चुप्पी अंदर खाने क्या बात हो रही है ये तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन एक अनुमान, जैसे बाहर जूतों की संख्या देख के अनुमान लग जाता है कि अंदर कमरे में कितने लोग बैठे होंगे। जी जी जी। ठीक उसी तरह की अगर इतना विलंब किया नीतीश कुमार ने, 24 घंटे 28 घंटे का जो समय लगाया, तो इस बीच में पहले ही दिन से जब शाम को नतीजे आने शुरू हुए थे और रुझान बीजेपी की ओर था या एनडीए के पक्ष में था, तो सुशील मोदी और भूपेंद्र यादव और लोग गए, अमित शाह ने फोन किया, प्रधानमंत्री ने फोन किया। इन सारी चीजों का मकसद एक ही था कि नीतीश कुमार को किसी भी तरह तैयार किया जाए कि हम लोग अपनी शर्तों पर कायम हैं, आपको ही सीएम बनाएंगे, आप कभी मन में मत रखिए, आप बनिए। लेकिन नीतीश कुमार ने जो चुप्पी साधी वो सिर्फ एक स्टैंड चाहते होंगे, क्योंकि उस पर अभी बहुत साफ साफ बीजेपी की ओर से नहीं कहा गया, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि उनकी शर्त रही होगी कि चिराग पासवान को किनारे कीजिए। तो हनुमान इसीलिए ये अनुमान मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि कल जाके शाम को सुशील मोदी जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि 33 सीटों पर जेडीयू की जो हार हुई है वो सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान की वजह से हुई है। यानी इतना कहने का मतलब कि एक इशारा मिल गया कि चिराग पासवान से ये लोग कन्नी काटने वाले। बिल्कुल सही आपने कह दिया, यानी कि हनुमान जो है ना तो प्रदेश के रहे और ना देश के रहे, अब वो बिल्कुल साइड हो जाएंगे। यानी कि जो एलजेपी थी, जो रामविलास पासवान की वजह से एक बड़ी पहचान रखती थी, अब धीरे धीरे क्या होगा, प्रदेश में और केंद्र की राजनीति से उसको आउट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एकदम साफ है। प्रदेश की राजनीति में इस कदर आउट हुए कि 2 सीटों की जगह 1 सीट मिली, ये तो आउट हो गए पूरी तरह। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए सर, मैं थोड़ा आगे जाना चाहता हूं। मुझे लगता है चिराग पासवान को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। असल में नीतीश कुमार की जो हार हुई है वो मुस्लिम वोटों की वजह से हुई है, उनके बीजेपी के साथ खड़े रहने से, और इस कदर साथ खड़े रहने से मुस्लिम वोटर उनसे नाराज हुआ। एक भी विधायक जीत के नहीं आया, इसका प्रमाण है। लेकिन वो ये नहीं कहना चाहते कि मुसलमान ने उनको वोट नहीं दिया, वो सारा का सारा गुस्सा अपना चिराग पासवान पे दिखाना चाहते हैं। क्या ये सच है? एकदम 110% कहें तो ये बिल्कुल सच है। और जब हार की समीक्षा होती है तो एक बिंदु नहीं होते हैं, हार के कई बिंदु होते हैं। एक फैक्टर चिराग पासवान अगर हार की बने हैं, जेडीयू की हार का एक कारक अगर चिराग पासवान को माने, तो दूसरा कारक नीतीश कुमार को 2015 में महागठबंधन के साथ जाने के बाद बीजेपी के साथ लौटना, और बीजेपी ने जो 2-3-4 फैसले किए, एक तो सीएए और एनआरसी अभी दबा हुआ है, वो भी किसी दिन उभार लेगा ही जी, वो समय का इंतजार कर रहा है। एक ये मुसलमान अपने खिलाफ मान रहे थे जी, कश्मीर के मुद्दे पर जो स्टैंड रहा उसको भी मुसलमानों ने अपने पक्ष में नहीं माना जी, मानसिक तौर पर जी। दूसरा कि जो ये बीजेपी के साथ गए तो इनको 1.5% के आसपास लगभग नुकसान हुआ है जी। तो एक नुकसान ये हुआ, ओवैसी के कूद जाने से 2 लोगों का नुकसान हुआ, आरजेडी को भी नुकसान हुआ। जाहिर है 1.5% की जगह 2% हो जाता है इनका, वो भी एक नुकसान पहुंचा। तो सीमांचल में ओवैसी ने नुकसान पहुंचाया, इनके जितना भी वोट काटे होंगे इनके वोटों को नुकसान पहुंचाया। दूसरा कि मुसलमानों ने भाजपा के साथ सटने की वजह से नीतीश जी से कन्नी काटी है, इसमें 2 राय नहीं है, ये बिल्कुल पक्की राय है। अगर वोट परसेंट घट के 16 से अगर 15 14.5 के आसपास आया है तो यही एक बड़ी वजह। क्या इसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे नीतीश कुमार, या आप छोड़ देंगे मुसलमानों को क्योंकि उन्हें बीजेपी के साथ रहना, अपनी कुर्सी बचाए रखनी है, या क्यों 2005 से जो राजनीति कर रहे थे मुसलमानों को साथ लेके चलने की, वो करते रहेंगे? देखिए, वो जाहिर करने के लिए तो ये कहेंगे कि हम मुसलमानों के लिए जैसे पहले थे वैसे रहेंगे, लेकिन कई ऐसे मौके आए हैं जहां जेडीयू और बीजेपी का टकराव दिखा है, खास करके इन 5 सालों में भी जी। 2015 के बाद भी
जब जब मुद्दा आया ऐसा तो उन्होंने विरोध किया। विरोध इस तरह किया कि कई बार वॉकआउट उन लोग के सांसदों ने किया जब कानून बनने लगे जी। इस तरह से भी मदद की और कहीं चुप्पी साध ली। तो वो बड़ी मजबूरी में कुछ मुद्दों को वो मानते रहे कि वो उनकी नीतियों के खिलाफ, उनके उसूलों के खिलाफ, उनके आदर्शों के खिलाफ बीजेपी के ये फैसले हो रहे हैं, उन फैसलों से वो कन्नी काट रहे हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि सीए के साथ जिस तरीके से नीतीश कुमार खड़े रहे, उन्होंने इसका विरोध नहीं किया, वहीं से मुसलमानों ने मन बना लिया कि इस बार जो है वो नीतीश कुमार को वोट नहीं देंगे? बिल्कुल, ये तो दूसरा कारण था। उसी दिन से मुसलमानों का कटना शुरू हो गया था जब ये महागठबंधन छोड़ के भाजपा के साथ आ गए थे। अच्छा। आपको याद होगा, मुझे जहां तक ख्याल है वो 2018 या 19 जी की बात है। अल्पसंख्यक सम्मेलन यानी माइनॉरिटीज का एक कॉन्फ्रेंस हुआ। जी। उसमें उसमें 10,000 लोगों के लिए बिरयानी बना के रखा गया, लेकिन हॉल की कुर्सियां 500 भी नहीं भरी जी और वो बिरयानी सड़कों पर फेंका गया। जी। तो यानी ये संकेत उस वक्त से ही मिलने शुरू हो गए थे जब नीतीश जी बाजाप्ता सीएम थे और दरगाहों पर भी जाते थे, इमामबाड़ों में भी जाते थे, नमाज में भी शामिल हो जाते थे। वो उसके क्या बोलते हैं जी, रोजा ईद के पार्टी, दौरान इफ्तार पार्टी। इफ्तार पार्टी में शामिल हो जाते थे। तो ये तमाम इन्होंने अपने में कोई बदलाव नहीं किया। ठीक है, अब मैं एक चीज़ और समझना चाहता हूं आपसे। क्या नीतीश कुमार को आभास हो चुका था कि मुसलमान दूरी बना रहे हैं? आप कह रहे हैं कि भाई अल्पसंख्यक सम्मेलन बुलाया, 10,000 लोगों के लिए बिरयानी बनाई, 500 भी नहीं पहुंचे, तो नीतीश ने मान लिया था मुसलमान वोट देंगे नहीं, इसलिए वो मजबूती से बीजेपी के साथ खड़े रहे क्योंकि उन्हें अपनी कुर्सी बचाए रखना है। ये भी हो सकता है। अंत में आपको याद होगा कि वो लास्ट स्टैंड जो उनका हुआ है कि जिस नरेंद्र मोदी के साथ वो इतनी नफरत करते रहे, उस नरेंद्र मोदी की तस्वीर एक तरफा प्रेम दिखाते हुए अपने जेडीयू के पोस्टर में एक तरफ अपनी तस्वीर तो एक तरफ नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई, जबकि बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। तो ये उनको एहसास हो गया था कि अब मुसलमानों का वोट नहीं मिलना है और वो उनके मन में साफ हो गया था। तभी वो नरेंद्र मोदी की तस्वीर के लेके अपना पोस्टर जारी किया, उन्होंने विज्ञापन जारी किया। एक प्रैक्टिकल सवाल आपसे तजर्बे के हिसाब से पूछना चाहता हूं सर। मुझे लगता है लोगों की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, ये सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए कभी इन लोगों की बात करते हैं, कभी उन लोगों की बात करते हैं। क्योंकि अगर विचारधारा होती तो कम से कम आदमी विचारधारा का कुछ तो सम्मान करेगा। आप इतिहास के पन्नों से अगर देखें तो कहाँ पाते हैं ऐसे नेताओं को? देखिए, राजनीति में कहा जाता है कि यह अवसर और संभावनाओं का खेल है। राजनीति में कोई दोस्त और दुश्मन स्थायी नहीं होता। ये दो चीजें इसीलिए कही जाती हैं जिस और आप बात कर रहे हैं, जिस आदर्श की बात कर रहे हैं कि राजनीति में अब आदर्श बचेगा कहाँ, जहां आप अवसर की भी गुंजाइश छोड़ दे रहे हैं जी। दोस्ती और दुश्मनी को भी अस्थायी नहीं मान रहे हैं, तो फिर राजनीतिक आदर्श खत्म हो चुके हैं। वो आदर्श का वक्त लद चुका है, अब उस पर बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। कुल मिला के बात यह है कि अब कोई विचारधारा मायने नहीं रखती है, अवसरवादिता मायने रखती है, और जहां जिसको संभावनाएं दिखाई देती है वो अपने सत्ताहित वहां से साधता है। चलते हैं थोड़ा महागठबंधन की तरफ। महागठबंधन वाले हार क्यों नहीं पचा पा रहे हैं सर? देखिए, हार न पचाने की वजह है जहां 10 सीटों से लेके 2000 और 200 और 500 सीटों की हार हुई है, उस हार को हार मानते नहीं है। वो तो एक तरफ बराबरी का मुकाबला है। अगर हारे भी हैं तो तकनीकी कारण उसको कहिए कि टेक्निकल रीजन है कि जमहूरियत में इंसान को गिना करते हैं, तो गिनती में एक वोटों से लोग जीतते हैं। एक वोट से वाजपेयी जी की सरकार गई थी। एक वोट का कई जगह मान्य होता है, आधे वोट का भी असर पड़ जाता है राज्यसभा के चुनाव में। तो ऐसी चीजें होती रही, तो इसीलिए नहीं पचा पा रहे हैं कि हमने पूरी मेहनत की, जनता मेरे साथ थी। 200-400 या 10-12 या 100 का जो ये अंतर आया, इस अंतर को पाट सकते थे, इसलिए कचोट तो रहेगी, लेकिन वो हार मानेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। हार इसलिए नहीं मानेंगे कि उनकी जो कोशिश हो सकती है, एक ये मैं बड़ी बात बता रहा हूं, जो भविष्य की संभावना में जो राजनीति के आदर्श को दरकिनार करके जो चीजें हो जाती हैं राजनीति में, मैं उस पर बात कर रहा हूं कि ओवैसी साहब के पास 5 लोग हैं जी, महागठबंधन के पास 110 लोग हैं। ठीक है।
और जीतन राम मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा के पास 8 लोग हैं। जी जीतन राम मांझी को अगर आज ये अवसर मिल जाए कि आपको फिर से सीएम बना दिया जाता है महागठबंधन में, जी तो उनको शायद 1 मिनट न लगे कि वो एनडीए छोड़ के इधर आ जाए। और मुकेश सहनी को अगर कह दिया जाए कि आपको डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा, और तेजस्वी ये कह दें कि अभी हम चलिए आप लोगों से सीखने की भूमिका में होंगे, तो ये खेल बिगड़ सकता है। तो खेल अगर बिगाड़ना होगा महागठबंधन को, तो 123 सीटें उसके पास पड़ी हुई, कभी भी किसी भी वक्त उसको भुना सकता है। और इसके लिए कोशिशें भी शुरू हो गई हैं, सूचनाएं जो मिल रही हैं। शायद यही वजह रही कि बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेता कल जीतन राम मांझी के पास गए थे, अच्छा, उनसे मिलने के लिए। अब इतने महत्वपूर्ण हो गए जीतन राम मांझी 4 सीटें लेके कि 75 सीटों वाले दल के नेता उनको मनाने जा रहे हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं जी। तो खेल कुछ भी हो सकता है। राजनीति की बात अगर करनी हो तो जोड़ तोड़ कहाँ क्या होगा वो समय बताया। ठीक है, ये तो हुआ राजनीतिक खेल। अब कानूनी पहलुओं की बात कर लेते हैं। कुछ लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं दिल्ली में कि रिकाउंटिंग होनी चाहिए। तो क्या रिकाउंटिंग के लिए आपने देखा हो महागठबंधन वाले क्या कह रहे हैं? क्या वो कोर्ट में जाएंगे या चुनाव आयोग के पास जाएंगे? कुछ ऐसी हलचल क्या दिखाई दे रही है? उन्होंने स्वीकार कर लिया भैया जो आ गया है इसी में जोड़ तोड़ करके सत्ता बना लेते हैं, एक फार्मूला वही है, इसके अलावा रिकाउंटिंग नहीं हो सकती। देखिए, कोर्ट के पास तो बड़ा अधिकार है, सर्वोच्च वही होता है। हमको लगता है कि चुनाव आयोग अब इसमें कुछ नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो कुछ करता है जी तो उसके अपने फैसले को ही काटना वो होगा जी। जो फैसला वो दे चुका है। रिकाउंटिंग जहाँ कराने की बात आई वो कराया भी उसने, लेकिन आरोप ये है कि जो जहाँ एनडीए के लोगों ने रिकाउंटिंग की मांग की वहां करा दी, लेकिन वहीं यूपीए के लोग यानी महागठबंधन के लोगों ने मांग की वहां रिकाउंटिंग नहीं हुई। ये आरोप लग रहे हैं। तो आयोग तो इन आरोपों को सुन चुका है, वहां लिख के दीजिए, पढ़ के दीजिए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। असली चीज है कि अगर अदालतों तक ये जाते हैं, अदालत इसमें दखल दे और रिकाउंटिंग में अगर वो चीजें इस बीच में रिपेयर न हो गई हों, इसकी संभावना बहुत कम मानी जाती है, तो चीजें कुछ बदल सकती हैं, सीन बदल सकता है, 2-4 सीटें आगे पीछे। 119 सीटों का आंकड़ा सोशल मीडिया पे घुमाया जा रहा है, जिसमें बाकायदा जो है नाम तक दिए जा रहे हैं। महागठबंधन दावा कर रहा है देखिए हमारे कैंडिडेट जीत रहे थे, इनको कहा गया कि थोड़ी देर बाद सर्टिफिकेट दिया जाएगा, लेकिन सर्टिफिकेट बीजेपी वाले को दे दिया। वो जो दावा है उसमें कितनी सच्चाई है सर? देखिए, सोशल मीडिया की चीजों पर सच्चाई नहीं होता है। जब तक फैक्ट चेक के कुछ फार्मूले बने हैं, वो फैक्ट चेक से नहीं आता है, तब तक नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो जिस अंदाज में वो लिस्ट थी, मैंने भी देखी वो लिस्ट, उस लिस्ट को देख के लगता था कि वो चुनाव आयोग की साइट से ही कहीं से डाउनलोड किए गए हैं जी। लेकिन डिजिटल में एक छूट है और एक तकनीकी उसके पकड़ने का है कि कब कब आपने उसको रिवाइज किया। ठीक है, तो अपडेट जो फाइनल अपडेट आया तो वो तो घट बढ़ रहा था। हो सकता है कि वो उस समय का निकाले हो जब वो ऊपर जा रहे हो, जब नीचे जा रहे हो तो उस समय का ना निकाले हो। तो चुनाव आयोग के पास कई तर्क हो सकते हैं कि हमारे उस समय का इन्होंने डाउनलोड किया जिस समय ये अपडेट था, बाद का अपडेट जो हुआ वो चेंज हो गया। तो अब उस पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन संदेह अगर है कि 10-12 सीटों पर अगर कहीं हार होती है तो वहां रिकाउंटिंग आमतौर पर कराई जाती है, मांग की जाती है और रिकाउंटिंग होता भी है। लेकिन इन लोगों का कहना है, इसमें अभी जमीनी सच्चाई नहीं कहेंगे, आरोप है, एक तरफा आरोप है कि हम लोगों ने मांग की तो रिकाउंटिंग नहीं हुई, लेकिन एनडीए के लोगों ने जहां ऐसी स्थिति आई और मांग की वहां रिकाउंटिंग। लेकिन हम संदेह इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अगर ऐसा ही घालमेल करना होता जी तो 75 सीटें और 43 सीटें लोग नहीं जीते, तब 105 या 122 सीटें पर बीजेपी होती और 70 या 75 सीटों पर जेडीयू होता। ये भी सीन बन सकता था, ऐसा नहीं बना, इसलिए इस पर शंका करने की कोई जरूरत नहीं है। तकनीकी चीज है, ये मानना पड़ेगा कि एक वोट से हार भी हुई तो हार हुई। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पे रोशनी डाली। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ, फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें नहीं इजाजत।